कुषाण वंश, जो मौर्य वंश के बाद सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर राजवंश था, लेकिन इस राजवंश का इतिहास बहुत ही विवादित है। कुषाण वंश का इतिहास भारतीय ग्रंथों में नहीं मिलता है, इसलिए इतिहासकारों ने कुषाण वंश का इतिहास चीनी ग्रंथ के आधार पर लिखा है। चीनी ग्रंथ के अनुसार कुषाण वंश का ओरिजिन चीन से हुआ था। यहाँ पर रहने वाली एक जाति जिसके 5 भाग थे, उसमें से एक भाग का नाम कुषाण रखा गया। कुषाण वंश चीन के प्रदेश कांसू में अपना शासन जमाने लगा और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। बाद में इस वंश ने अपनी ताकत के बल पर ग्रीक में शासन किया। ग्रीक में शासन करने के बाद कुषाणों ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहा, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने का रुख किया। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं होती है। असल में कुषाणों को लेकर एक और बड़ा विवादित बयान है। असल में कहा जाता है कि कुषाण वंश की जड़ें मध्य एशिया के युएजी जनजातियों से जुड़ी हुई है। ये लोग मूलतः चीन के पश्चिमी इलाकों से आए थे, जिन्हें वहां से खदेड़ दिया गया था। युएजी जनजातियां धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ी और अंततः भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी अफगानिस्तान और गंधार क्षेत्र में बस गई और वहीं से शुरू हुआ कुषाणों का भारत में प्रवेश। 1वीं सदी के आसपास कुषाणों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। कहते हैं कि भारत आते समय कुषाणों ने रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे साम्राज्य को अपने में विलय कर लिया और ऐसा करके उन्होंने एक बड़ी सेना खड़ी की। जब कुषाणों ने भारत आने का रुख किया था तो उस समय भारत के दक्कन में सातवाहन साम्राज्य ने अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश कर लिया था कि सातवाहन साम्राज्य के पास व्यापारिक शक्तियां तो थी ही, साथ ही दक्कन और आसपास के इलाकों में सातवाहन साम्राज्य का काफी दबदबा था। जहां पर दक्कन में सातवाहन साम्राज्य ने अपना दबदबा जमाया था, तो उसी समय नॉर्दर्न इंडिया में इंडो ग्रीक और शक साम्राज्य ने अपना वर्चस्व कायम रखा था। उसी समय भारत की सीमा पर एंट्री होती है कुषाणों की। कुषाण वंश ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया और भारत की खूबसूरती देखते ही भारत को अपने कब्जे में लेने की ठान ली और आगे बढ़े। हिंदू कुश पर्वत को लांघने के बाद कुषाणों ने पहला आक्रमण गंगा घाटी के आसपास के राज्यों पर किया, क्योंकि गंगा नदी के आसपास रहने का मतलब था न पानी की कमी और न ही खाने की कमी। कुषाणों के द्वारा यह बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम था। गंगा घाटी के राज्यों को जीतने के बाद भारत के राजाओं में कुषाणों का नाम प्रचलित होने लगा। भारत में गंगा घाटी जीतने के बाद सरहद में घुसकर बड़े राजाओं से लड़ना मतलब अपनी मौत को न्योता देना था। इसलिए अब कुषाणों को एक कुशल राजा की जरूरत थी। इसलिए एक बैठक हुई और कुषाणों ने एक प्लान के मुताबिक अपने कुछ साहसी योद्धाओं को ग्रीक से बुलाया और वहां से बुलाए गए कुजुला नाम के एक योद्धा को भारत में अपना राजा बनाया। भारत में कुषाण वंश की नींव कुजुला कैटफिसस ने रखी थी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, कुषाणों के भारत आने पर इतिहासकारों को थोड़ा सा भ्रम है, क्योंकि कुषाणों के भारत आने का समय कुछ इतिहासकारों ने 30 से 60 ईस्वी के मध्य में लिखा है, तो कुछ इतिहासकारों ने 50 से 90 ईस्वी के मध्य में लिखा है। तो यहाँ पर शासनकाल निश्चित नहीं है। सही माने तो कुषाणों में किसी भी राजा का शासनकाल निश्चित नहीं है। कुषाणों के इतिहास की माने तो उनका साम्राज्य पर्सिया के बॉर्डर से लेकर झेलम नदी के तट तक फैला हुआ था और कुषाणों ने अपनी राजधानी काबुल को बनाया था। कुजुला कैटफिसिस ने भारत में अपने साम्राज्य को फैलाया। उसने नॉर्दर्न इंडिया में बहने वाली नदियों के किनारे 65% जमीन पर कब्जा कर लिया। भारत में अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाने के बाद कुषाण वंश के साथ हुई एक घटना ने कुषाण वंश को पूरी तरह से हिला दिया। असल में कुजुला कैटफिसिस, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था, उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये मौत कैसे हुई, किसने की, किसी को कुछ नहीं पता था। कुषाण वंश उस समय अपने पूरे चरम पर था, इसलिए देरी ना करते हुए कुजुला कैटफिसिस के पुत्र वीमा टाक्टो ने कुषाण वंश की गद्दी को संभाला। सत्ता संभालते ही वीमा टाक्टो ने अपने पराक्रम का परचम लहराया और पंजाब पर विजय प्राप्त करके उसने इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय राजाओं की आपसी फूट और जातिगत विभाजन ने कुषाणों के लिए अवसरों के द्वार खोल दिए, जिसका फायदा उठाकर कुषाणों ने बड़ी चतुराई से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पंजाब को जीतने के बाद कुषाणों ने पहले मथुरा को निशाना बनाया और मथुरा को भी जीत लिया और मथुरा के बाद बनारस को भी जीत लिया। दोस्तों, कुषाण वंश ने भारत में आकर इतने राज्यों को जीता और उत्पात मचाया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जनता ने कभी कुषाणों को गलत नहीं कहा। उसका एक कारण था। असल में कुषाणों ने भारत में व्यापार को इतनी तेजी से बढ़ाया था कि वहां के हर व्यक्ति को भरण पोषण के लिए किसी दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं थी। इसी दौरान कुषाण वंश ने सोने के सिक्के भी चलाए, जिसकी वजह से लोगों में कुषाणों के प्रति प्रेम और बढ़ गया। शुरुआत
शुरुआत में बहुत से लोगों को भरोसा नहीं था कि वीमा टाक्टो साम्राज्य को ठीक से चला पाएगा, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। भारत में कुषाण वंश के फैलाव और मजबूती की असली नींव वीमा टाक्टो ने ही रखी। कहते हैं कि किसी भी राज्य को खड़ा करने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत होती है जो लोगों के दिल को छू सके, सही वक्त पर सही फैसले ले सके और जिसमें ताकत और हिम्मत दोनों का मेल हो। वीमा टाक्टो में ये सभी खूबियां थी, लेकिन कुषाण वंश के साथ सब चीजें सही नहीं थी। जब जब सब अच्छा चल रहा होता था तो उसी समय कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिससे पूरा कुषाण साम्राज्य डगमगा जाता था, और ऐसा ही कुछ अभी भी हुआ था। असल में वीमा टाक्टो की अचानक से मृत्यु हो गई थी, और उसकी मृत्यु कैसे हुई इसका सही जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। ना तो किसी को ये पता चल पाया कि उसकी मौत कैसे हुई और ना ही ये कि उसे कहाँ मारा गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वीमा टाक्टो किसी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था, जबकि कुछ का कहना है कि उसे गुप्त रूप से जहर दिया गया था। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसके भीतर करुणा और वैराग्य का भाव जाग उठा था, जिसके चलते उसने युद्ध, सत्ता और साम्राज्य सब कुछ त्याग दिया और कहीं एकांत में चला गया। आखिरकार इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना अनुमान, इसका आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। वीमा टाक्टो के बाद उसके पुत्र वीमा कैडफेसिस ने कुषाण वंश को संभाला। वीमा कैडफेसिस बचपन से ही तेज दिमाग का था। अक्सर वो अपने खाली समय में सैनिकों को अभ्यास करते हुए देखा करता था और अपने पिता के साथ हर बैठक में शामिल होता था। अपने पिता की मौत के बाद उसे ये मौका मिला। जब वीमा कैडफेसिस ने कुषाण वंश के राजा के रूप में शपथ ली तो इस दौरान बहुत से लोग इस सोच में थे कि वीमा कैडफेसिस इतने बड़े राज्य को संभाल भी पाएगा या नहीं। इस बात को लेकर राज्य में काफी चर्चाएं भी हुई, लेकिन आखिरकार राजा का बेटा ही राजा बनता है और हुआ भी वही। वीमा कैडफेसिस को ताज पहनाया गया और इस नए सम्राट ने अपने पिता की जिम्मेदारी को पूरी ताकत से संभाला। सत्ता में आते ही वीमा ने मालवा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मालवा की विजय के बाद उसका नाम हर जुबान पर था, जैसे वो सम्राटों के बीच सबसे अलग और सबसे ताकतवर हो। लेकिन वीमा की महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं थमी। उसने अपनी विजय की ओर बढ़ते हुए पाटलिपुत्र और गया को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। दोस्तों, कुषाणों की जीत का प्रचार प्रसार आपको शायद ये देखकर ज्यादा समझ आएगा। आप इस मैप को देखिए, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार कुषाणों ने कहां-कहां जीत का परचम लहराया। कुषाण साम्राज्य की सीमाएं पाटलिपुत्र से लेकर चीन के खोट तक और बैक्ट्रिया के आगे ईरान तक थी। ये बात तो हो गई भारत के बाहर की। अब इधर भारत में आइए, इधर पूरे गुजरात को मान लीजिए और फिर यहाँ से राजस्थान होते हुए पूरा नॉर्थ इंडिया और यूपी में मथुरा और बनारस तक। दोस्तों, कुषाण वंश अब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था। भारत और भारत के बाहर कुषाण वंश के पास बहुत सारी जमीन थी। वीमा कैडफेसिस के लिए अकेले इस पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करना एक बहुत कठिन बात थी। इसलिए वीमा कैडफेसिस ने अपने साम्राज्य में 2 राजधानियों की स्थापना की। पहली राजधानी उसने पेशावर को बनाया और दूसरी राजधानी उसने मथुरा को बनाया। मथुरा से पूरा ईस्ट और नॉर्थ का रीजन कंट्रोल होता था और पेशावर से भारत के अंदर गंगा घाटी से लगी सीमाएं और हिंदू कुश पर्वत के आसपास का पूरा एरिया कवर होता था, जिसे आज हम बलूचिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चीन को छोड़ने के बाद कुषाण वंश और चीन के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। छोटी मोटी लड़ाइयां अक्सर चलती रहती थी, लेकिन जब वीमा कैडफेसिस ने सत्ता संभाली तो उसने चीन के साथ रिश्तों को सुधारने की पूरी कोशिश की। दरअसल वीमा को चीन की राजकुमारी बहुत पसंद थी और उसने सीधे राजकुमारी को शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन वीमा का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और इस बात ने वीमा को आग बबूला कर दिया। गुस्से से बौखलाए वीमा ने अपनी प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखने के लिए चीन पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वीमा को पहली बार अपनी ताकत का असली अंदाजा हुआ और वो चीन से ये युद्ध हार गया। ये हार वीमा के जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। दोस्तों, बता दे, चीन, शक और ग्रीक जैसी विदेशी शक्तियां जब भारत में आई तो शुरुआत में उन्होंने यह भारी उत्पात मचाया, लेकिन समय के साथ ये विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और परंपराओं में ऐसे रम गए कि अंततः वो भारतीय ही बन गए। भारतीय कला, संस्कृति और जीवन शैली को अपनाने के बाद वो वही मानने लगे जो यहाँ के लोग मानते थे। यही स्थिति कुषाण वंश के साथ भी हुई। चीन से युद्ध में मुंह की खाने के बाद वीमा कैडफेसिस ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। वो अब भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही अपने सभी निर्णय लेने लगा।
इतिहास में कई लेख ऐसे मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि वीमा ने शैव पद्धतियों को भी अपनाया और भगवान शिव के कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इसके अलावा वीमा ने कश्मीर में कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहां उसने कई कला स्कूलों की नींव भी रखी जो भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बने। वीमा का ये कदम न केवल उसे एक धर्मनिष्ठ सम्राट के रूप में स्थापित करता है, बल्कि ये दर्शाता है कि वो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देने और उसे समृद्ध करने में विश्वास करता था। वीमा कैडफिसिस कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने न सिर्फ युद्धों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि बौद्ध धर्म को भी वैश्विक पहचान दिलाई। उसके शासन में कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर मगध तक फैल गया था। लेकिन वीमा केवल धर्मनिष्ठ राजा नहीं था, उसने भारत में कई क्षेत्रों पर जबरदस्ती कब्जा भी किया, कई स्थानीय राजाओं को हराया और सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से भारत को प्रभावित भी किया। उसके समय में हिंसा और युद्धों की संख्या भी बढ़ी, खासकर उत्तर पश्चिमी इलाकों में। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुषाणों ने भारत की एकता को चोट पहुंचाई, वहीं कुछ उन्हें भारत के सांस्कृतिक उत्थान का कारक मानते हैं। तो वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुषाण साम्राज्य में शासक कभी कभी कठोर और आक्रामक रणनीतियों का भी इस्तेमाल करते थे, खासकर तब जब वो नए क्षेत्रों को जीतने की कोशिश करते थे। इस दौरान वो महिलाओं के साथ यौन शोषण पर भी उतर आते थे। लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट और विस्तृत प्रमाण नहीं है कि कुषाणों ने महिलाओं के साथ विशेष रूप से अत्याचार किया हो। लेकिन इसके विपरीत कई इतिहासकार कहते हैं कि कुषाणों के शासन में महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थान मिला था। लेकिन ये विषय आज भी विवादों में घिरा हुआ है। दोस्तों, कुषाण वंश कोई साधारण आक्रमणकारी नहीं थे, वो शासक भी थे, निर्माता भी थे और कई मायनों में वो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के सूत्रधार भी थे। लेकिन ये भी सच है कि उनका आगमन भारत के लिए एक दोधारी तलवार साबित हुआ, जिसमें लाभ भी हुआ और नुकसान भी। शायद इसीलिए इतिहास उन्हें ना पूरी तरह अपनाता है, ना पूरी तरह नकारता है। तो दोस्तों, ये है कुषाणों पर आज की हमारी पेशकश। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।